नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी की तरफ से आने वाली बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और ये बुक आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस बुक में आपको पूरे वर्ष में जो एग्ज़ाम हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर हल सहित मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 25 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। और इसी बुक को अगर आप यहाँ पर खरीदना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, जियो मार्ट, मीशो इन पर भी यह बुक आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए आप इन बुकों को जरूर खरीद लीजिएगा। तो अब हम अपने क्वेश्चनों पर वापस आ चुके हैं और आज की वीडियो में जो हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं आपके हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप HSC का कोई अन्य भी एग्ज़ाम है उसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आगे जो आपका CET वाला भी जो एग्ज़ाम है वो होगा। तो इस कारण से सभी जो HSC के एग्ज़ामों के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपने जो क्वेश्चन उनको अब हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरियाणा में प्रथम स्थान रखती है। तो वैसे तो बहुत सारी फसलें उगाई जाती है, उत्पादन होता है, लेकिन हरियाणा में जो प्रथम स्थान है वो कौन सी फसल का है। धान का है, गेहूं, मक्का या फिर दालें, तो कौन सा है। और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है तो कौन सा है, ये गेहूं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। US, रूस, UK या फिर स्वीडन ने। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना और ये की गई थी स्वीडन के द्वारा। जो स्वीडन के निवासी थे इनका नाम क्या था, नाम था डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्हीं के नाम पर ही नोबेल पुरस्कार जो है ये रखा गया है और स्वीडन के रहने वाले थे। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार वर्ष 1901 में इसको प्रारंभ किया गया था। और ये जो पुरस्कार है भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र के साथ $14 लाख की राशि दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा देश आसियान सदस्य नहीं है। कंबोडिया, लाओस, चीन या फिलीपींस। तो यहाँ पर आसियान जो है एक सदस्य नहीं है। अब कौन सा नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है अर्थात जो चीन है। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल, ये इसमें आ जाता है। इसका गठन की बात करें तो इसका जो गठन है ये 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1969 को। इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर इसके प्रवर्तक राष्ट्र हैं और इसका मुख्यालय जकार्ता अर्थात इंडोनेशिया में है। और वर्तमान में इसके सदस्यों की जो संख्या ये कितनी है, तो 10 है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई एवं लाओस ये आ जाते हैं। इनका 23वां शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2013 में ब्रुनेई के बदेरा शेरी बेगवान में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये भी आ जाता है, कहाँ पर है, तो करनाल में है। यहाँ पर स्थापना पूछी गई है वर्ष 1985, 88, 78 या 1969 में। और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कब हुई थी, वर्ष 1969 में। इसके अलावा जो मिट्टी शोध संस्थान है वो भी यहीं पर ही है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में किसका आस्कंदन कार के रूप में मृद पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कौन सा है, फास्फोरिक, सेल्यूलोसिक, फास्फोरस या बोरिक अम्ल। तो किसका स्कंदन कारक के रूप में मृद पेय के निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है तो कौन सा है, ये फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विश्व एड्स दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी, 1 सितंबर, 1 अप्रैल या 1 दिसंबर को। तो विश्व एड्स दिवस जो है प्रतिवर्ष का मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। इसके अलावा 1 जनवरी को भारत में आर्मी मेडिकल की स्थापना दिवस और साथ में ही 1 अप्रैल जो अप्रैल फूल भी कह सकते हैं आप, जो मनाया जाता है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा जाता है, ऑप्शन है ए वाला, डी वाला।
इसके बाद आ जाता है आदिबद्री जो स्थान है इसका संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? यमुना, घग्गर, सरस्वती या गंगा से? आदिबद्री कहाँ पर है? यमुनानगर में है ये। तो इसका संबंध बताना किस पवित्र नदी से है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी वाला, तो ये सरस्वती नदी से है। और यमुनानगर जिले का जो उत्तरी भाग है इसमें शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ एक पुरातात्विक स्थल है यमुनानगर। सरस्वती नदी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से होता है और ये नदी यमुनानगर जिले में स्थित आदिबद्री में ही राचा अर्थात हरियाणा में प्रवेश करती है और छुई मारकंड इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और अभी तो फिलहाल जो ये बरसाती नदी बनी हुई है, तो इसका संबंध सरस्वती नदी से है। नेक्स्ट आ जाता है सस्य विज्ञान के जो पिता के नाम से जाने जाते हैं। सस्य विज्ञान के पिता है यहाँ पर पिट्रो डे क्रेसेंची, सियारबॉल, जी बी बोसिंगल्ट या कोई सा भी नहीं। कौन सा है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है? तो सस्य विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है पिट्रो डे क्रेसेंची को। पौधों से भोजन, ईंधन, चारा और तंतु की प्राप्ति के विज्ञान और कला को सस्य विज्ञान कहा जाता है। तो कई बार आ जाता है सस्य विज्ञान का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है भोजन, पौधों से भोजन, ईंधन, चारा एवं तंतु की प्राप्ति के विज्ञान और कला को सस्य विज्ञान कहा जाता है। तो इसके जनक जो यहाँ पर ये पिट्रो डे क्रेसेंची है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है कोट वाला क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन है। इनका संबंध बताना है, जैसे अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नौरोजी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनका अगर हम यहाँ पर संबंध देखें तो कौन सा सही आंसर बनेगा? जैसे अब्दुल गफ्फार खान हैं, इनको क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी। दादा भाई नौरोजी है, इनको क्या कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष। मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनको महात्मा के नाम से जाना जाता है और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल शुरू किया गया था वर्ष 2010, 15, 12 या इनमें से किसी में भी नहीं। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला इसमें बनेगा। तो कब था ये? वर्ष 2010 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने की बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, तो ऐसा क्यों है? तो जैसे आप जा रहे हैं, आपके एक हाथ में क्या है? बाल्टी है, तो इससे आपको बोझ लगेगा, जबकि अगर दोनों हाथों में सेम बाल्टी हो तब आपको उतना बोझ नहीं लगेगा या उसे आप आसानी से उठाकर ले जा सकते हैं। तो वही जो पूछा गया है, बाल्टियों का भार संतुलित होता है, गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, गुरुत्व केंद्र और संतुलन केंद्र पैरों में होगा या बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होगा। तो एक की अपेक्षा अगर दोनों में या कोई वस्तु है बाल्टी वगैरह, तो इसका जो यहाँ पर कारण बताया गया है ऑप्शन सी में कि गुरुत्व केंद्र संतुलन केंद्र जो है ये पैरों में होता है, इसी कारण से जो इसका ये माना गया है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर कौन सी नदी शिवालिक से नहीं निकलती है? एक नदी वाला क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर आता है। तो कौन सी नदी है जो शिवालिक से नहीं निकलती है? घग्गर, मारकंडा, यमुना या फिर टांगरी। अब यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कौन सी है? ये यमुना नदी है। यमुना नदी जो है ये उत्तराखंड का जो गढ़वाल जो है हिमाचल में, तो इसमें स्थित बंदरपोच की पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है यमुना? जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से, नाम से भी आप याद रख सकते हैं यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर जो है वहाँ से निकलती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर घग्गर, मारकंडा, टांगरी जो है ये सारी शिवालिक से निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है नई में पूछा गया था। तो यमुना का संबंध यमुनोत्री। नेक्स्ट आ जाता है पौधों की वृद्धि का मापक है। केस्कोग्राफ, प्लानीमीटर, हाइड्रोमीटर या कोई सभी नहीं। तो पौधे जो है इनकी वृद्धि से संबंधित है और इनकी वृद्धि जो संबंध है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर? केस्कोग्राफ। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राय है, गिरेंगे, बढ़ेंगे, वैसे ही रहेंगे या कोई सभी नहीं होगा। तो अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राय में जाए क्या होंगे? तो यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन है हमारा सी वाला। तो अवमूल्यन से जो आंतरिक दाम है ये वैसे ही
रहते हैं। तो अवमूल्यन से केवल विदेशी दर अर्थात जो बाह्य विनिमय दर है वही प्रभावित होते हैं, न कि मुद्रा की आंतरिक विनिमय दर। इसलिए अवमूल्यन से आंतरिक मूल्यों की कीमत प्रभावित नहीं होगी। अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा देगा और कोई भी देश अवमूल्यन का सहारा अपने व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए लेता है। वैसे साधारणतः अवमूल्यन से निर्यात सस्ते तथा आयात महंगे हो जाते हैं। तो अवमूल्यन से आंतरिक दाम प्राय क्या होंगे, वैसे ही रहेंगे। इसके बाद है हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ खेले जाने वाला खेल। इनमें से क्रिकेट, फुटबॉल, क्रिकेट खो खो, क्रिकेट कुश्ती या कुश्ती कबड्डी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा है, कुश्ती कबड्डी। नेक्स्ट आ जाता है चौधरी देवीलाल, जो है इनका संबंध बताना है। पानीपत, सिरसा, सोनीपत या रेवाड़ी। चौधरी देवीलाल और इनका जो संबंध है ये कहाँ से है, सिरसा से है। इनका जो जन्म है कब हुआ था, तो ये हुआ था 25 सितंबर 1914 को। सिरसा के तेजा खेड़ा गांव है, वहाँ पर हुआ था। ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है। और भारत का जो मुख्यमंत्री, इसके अलावा ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। पहली बार जो ये 1952 में विधायक बने थे। फिर 6 अप्रैल और 2001 को इनका निधन हो गया था। और इनकी समाधि कहाँ पर है, तो दिल्ली में संघर्ष घाट पर। नेक्स्ट आ जाता है रुधिर के स्कंदन में सहायता करने वाला विटामिन है। A, B, D, K कौन सा, रुधिर के स्कंदन में सहायता करने वाला विटामिन, और ये होता है विटामिन के, अर्थात धक्का जो है उसको बनने में मदद करता है। रासायनिक नाम भी आ जाता है कई बार कि विटामिन के जो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम जो है ये फ्लिक्वोनान है, फ्लिक्वोनान। और इसके जो स्रोत हमें कहाँ से मिलेगा, ये जिसमें पत्तेदार सब्जियाँ आ जाएंगी, टमाटर, पनीर, तो इनसे विटामिन के हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू हुआ था 1 जुलाई 1996, 1 जून को, 1 दिसंबर या 1 मई को। तो 1996 में तो हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो डेट है कंप्लीट वो आपने बतानी है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो 1 जुलाई थी 1996। तो उस समय ये कानून जो लागू हुआ था, लेकिन फिर जो 2 साल के बाद ही इसको वापस लेना पड़ा था। फिर ये 1 अप्रैल 1998 को इसको वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है सूर्य के बाद पृथ्वी का जो सबसे नज़दीकी तारा है, वेगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सीरियस या अल्फा सेंचुरी है। तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, सबसे नज़दीकी जो तारा है ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट आ जाता है अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति। ये पाई जाती है फरीदाबाद, रोहतक, गुड़गांव या हिसार में। तो अरावली की पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है, मुख्य जो उपस्थिति है कहाँ पर होती है, तो ये गुड़गांव में है। और ये जो पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिण में है, जो राजस्थान में स्थित अरावली का एक भाग है। अरावली की पहाड़ियाँ गुड़गांव जिले के मेवात क्षेत्र में स्थित है, और अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और इस पर्वत श्रृंखला की कुल जो लंबाई है ये 800 किलोमीटर है। कितनी है, 800 किलोमीटर। इसकी जो सर्वोच्च जो चोटी है ये गुरु शिखर है। तो कितनी, गुरु शिखर है, और इसकी मानी गई है 1721 मीटर ऊंचाई। नेक्स्ट है कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला बना था, नूंह, पलवल, चरखी दादरी या कोई सा भी नहीं। और जल्द ही हो सकता है आपको 23वां जो जिला वो भी देखने को मिल जाए, क्योंकि इस पर भी जा विचार हो रहा है। तो 22वां जिला यहाँ पर घोषित किया गया था, कौन सा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये था चरखी दादरी। कब बना था ये, 2017 में, 2017 में। इसके बाद है रात में तारे चमकने का कारण, इनके अपवर्तन का होना, परावर्तन का, पृष्ठ तनाव का, या बहु ह्रासमान जादूती के कारण। तो रात में आपने देखे होंगे तारे जो है चमचमाते हैं, और तो इसका जो यहाँ पर कारण है कौन सा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इनके अपवर्तन के कारण।
इसके बाद है हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटियाला, हिसार, रोहतक या चंडीगढ़ में। और आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन रहेगा डी वाला। नेक्स्ट है, इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में एक उपस्थित है। तो इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्र के अवशेषों में स्थित है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य या अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य। तो इस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक है कौन सा? जो ऑप्शन बी में आया है, असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य। इस अभयारण्य का जो कुल क्षेत्रफल जो है 32.7 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से शुरू होता है और हरियाणा के मेवात, फरीदाबाद और गुड़गांव जिले से होता हुआ दिल्ली के आसपास तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के झज्जर में है, नाहरसिंह वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है और अबूबसैर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? सिरसा में है। तो ये भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है, हरियाणा में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? गेहूँ, मक्का, चावल या गन्ना का? तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ये गेहूँ का होता है। गेहूँ के बाद बात करें तो ये फिर जो धान है, चावल, तो इसकी बारी है। नेक्स्ट आ जाता है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है। इसकी नींव किसके द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखी गई थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक है, कोई सा भी नहीं। तो फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास्तोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, उसकी नींव 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह के नाम पर रखी गई। कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ये था फिरोज शाह तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने अपने बेटे फतेह खान के नाम पर फतेहाबाद नामक एक नगर बसाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी, जिसमें हिसार आ जाता है, फिरोजाबाद आ जाता है जो ये उत्तर प्रदेश में है, जौनपुर आ जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश में है, फिरोजपुर है पंजाब में, फतेहाबाद है हरियाणा में। तो इनको यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, आर्थिक लगान से अस्य है। तो इससे क्या मतलब है? श्रम के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान, पूंजी के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान, संगठन के या भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान। तो आर्थिक लगान जो है इससे क्या मतलब है? जो ऑप्शन बी में दिया गया यहाँ पर, भूमि के उपयोग के बदले में किया गया भुगतान। इसके बाद क्वेश्चन है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी या अकबर के? रेवाड़ी की लाल मस्जिद ये बनाई गई थी और इसका जो संबंध है ये ऑप्शन डी अर्थात अकबर के समय में। और इसका निर्माण ये हुआ था 1570 के आसपास, 1570 के। और ये जो मस्जिद है रेवाड़ी शहर के पुरानी कचहरी के पास में स्थित है। नेक्स्ट आ जाता है देहाती मेला। ये आयोजित होता है करनाल, कैथल, पंचकुला या फरीदाबाद में देहाती मेला, और ये लगता है कैथल में। अक्टूबर का जो महीना है इसमें यहाँ पर ये लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ये मिताक्षर है, राजतरंगिणी, कर्पूर मंजरी या अमुक्त माल्यद है। कृष्णदेव राय ने, तो इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है इसका नाम है मुक्त माल्यद। और कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक जो युग ये भी कहा जाता है। और कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम ये पुस्तकें लिखी थी। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन हुए हैं। तेलुगु साहित्य के 8 श्रेष्ठ कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, कृष्णदेव राय के दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, ये कहाँ पर है? दिल्ली, चंडीगढ़, पटियाला या फिर कुरुक्षेत्र में? तो भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पर है? और ये चंडीगढ़ में है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 1959 में हुई थी, 1959 में। हाँ, और दिल्ली में की गई थी, किंतु 1962 में फिर इसको चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया था।
हुई तो 1962 में थी, लेकिन 1962 में इसको चंडीगढ़ में जा स्थानांतरित कर दिया गया था। और इसके जो ये प्रथम जो डायरेक्टर थे, इनका नाम प्यारा सिंह गिल था। इसके बाद क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत व किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया था? तो जनवरी 2022 में भारत व किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासिंग एक्सरसाइज किया था? तो रूस, ओमान, चीन या फिर नेपाल ने। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दी गई है, तो कौन सी थी? ये रूस। तो जनवरी 2022 में भारत व रूस की नौसेना ने अरब सागर में पासिंग जो एक्सरसाइज किया था, किसने? भारत और रूस ने। एक्सरसाइज का नाम भी आ जाता है, तो ये पासिंग एक्सरसाइज था। इसके बाद है, औषधियों में स्वापक के रूप में यौगिकों के किस यौगल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ईथर अमोनिया, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो किसका होता है औषधियों में? औषधियों में स्वापक के रूप में जो यहाँ पर प्रयोग जो किया जाता है, कौन सा? जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा और क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह, तो इनका संबंध बताना है किस राज्य से है? तो किस जिले से है? करनाल, सिसना, सोनीपत, खरखोदा, सोनीपत या झज्जर से। परमवीर चक्र विजेता है होशियार सिंह। तो इनका जो संबंध है, ये सिरसाना जो गांव है सोनीपत में, तो वहाँ से माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को कनेक्ट करने वाली डिवाइस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड, ओपन सोर्स, सेंट्रलाइज्ड या वायरलेस क्या कहेंगे? तो जो बिना केबल के जब प्रयोग में आती है, तो बिना केबल प्रयुक्त किए गए नेटवर्क को, तो उसको क्या कहा जाएगा? और उसको वायरलेस कनेक्शन कहा जाता है, वाईफाई होते हैं जैसे। इसके बाद है 1853 इसमें लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, वह किस किस के बीच शुरू की गई थी? कब? 1853 में। बम्बई और थाने, बम्बई आगरा, कलकत्ता मद्रास, कलकत्ता आगरा। तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, तो ये बीच में थी किस किस के? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में। शुरू तो वैसे 1891 में हुई थी सबसे पहले, तो प्रयोग के तौर पर कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच में। फिर 1853 में टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू हुई थी, जबकि डलहौजी द्वारा ही बम्बई और थाने के बीच 1853 में पहली बार रेल सेवा भी शुरू की गई थी। तो बहुत सारे काम हुए थे यहाँ पर उस समय। इसके बाद हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? 4, 5, 6, 8, कितने की लगती है? वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये 5 है। और जो ये टीजीटी पीएचडी वाले जो एग्ज़ाम में थे, टीजीटी वाले, इनमें भी क्वेश्चन कई बार जहाँ आए हुए थे, तो 5 थे इसमें, जिसमें उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान आ जाएगा, पूर्व जो है पूर्व में उत्तर प्रदेश और वह उत्तराखंड, और पश्चिम में पंजाब आ जाएगा। तो इस प्रकार से जाए 5 राज्यों से सीमा इनकी लगती है। इसके बाद है 92U 238, परमाणु कितने न्यूट्रॉन होते हैं इसमें? 92, 238, 140 या 330। तो इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं, जो ऑप्शन सी में दिए गए हैं, कितने? 146। तो 140 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। इसके बाद है, किसी वर्ष में एक व्यक्ति की औसत मासिक आय ₹3400 थी, उसके वर्ष के प्रथम 8 महीने की औसत मासिक आय 3160 और अंतिम 5 माह की औसत 4120 थी। वर्ष में 8वें महीने की उसकी जो आय थी वो कितनी थी? शुरू में तो 3400 थी, और प्रथम 8 की औसत, एक व्यक्ति की औसत मासिक आय तो है 3400, उसकी वर्ष की प्रथम 8 महीने की औसत आय 3160 है, और अंतिम 5 की 4120। तो 8वें महीने की कौन सी है? और 8वें महीने की जो है यहाँ पर कौन सी है? जो ऑप्शन बी में दी गई है, 5080।
तो 8 में नहीं पूछा गया इसमें, तो इसको जो आप 3160 गुणा में 8 प्लस में 4120 और गुणा में 5, इसको और साथ में जो माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना, जो यहाँ पर 3400 दिया गया है, 3400 और गुणा में 12 महीने। तो इस प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25,280 और जमा में 20,600 और इसको जब हम करेंगे माइनस में 40,800, तो इसे हल करके जाए 5,080 आ जाएगा। इसके बाद है भारत का पहला फायर पार्क, ये स्थापित किया गया है भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर नोएडा में। तो भारत का पहला फायर पार्क और इसका जो संबंध है जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ये भुवनेश्वर में है। इसके बाद है बाटा जूता कारखाना, ये स्थित है फरीदाबाद, करनाल, हिसार या फिर गुड़गांव में। बाटा जूता कारखाना ये कहाँ पर है, तो ये फरीदाबाद में है, वहाँ पर एक चौक भी है, उसका नाम भी है बाटा, तो वहीं पर है। और फरीदाबाद जो अपने कृषि यंत्र उपकरण जो उनके लिए जाना जाता है। इसके बाद आ जाता है खाने के संबंध में हरियाणा कहलाता है गुलाबों की भूमि, कांटों की, मुस्कानों की या रोटी की भूमि। तो इसके लिए जो इसको जाना जाता है रोटी की भूमि। हरियाणा जो है गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इसके बाद है रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भाग के मुख्य नेताओं में से एक था। तो ये राव सुखराम, तुलाराम, राव गुजर मल सिंह या राव रोड़ा सिंह है। तो रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भाग के मुख्य नेताओं में से एक था। तो कौन सा था ये, और ये था राव तुलाराम। राव रेवाड़ी के जय थे और 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था इसमें प्रमुख नेताओं में से एक थे और इन्हें हरियाणा राज्य में राजनायक माना जाता है। और राव तुलाराम ने विद्रोह के दौरान दिल्ली के क्रांतिकारियों को सहयोग दिया था और 16 नवंबर 1857 को स्वयं ब्रिटिश सेना में नसीबपुर में युद्ध किया और ब्रिटिश सेना के कमांडर और कप्तान को मौत के घाट उतार दिया था। तो रेवाड़ी के राव तुलाराम। नेक्स्ट आ जाता है फार्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, सर्वर, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर या इंटरप्राइज से। तो फार्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, और जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी में, नेटवर्क के द्वारा। इसके बाद है पेहवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है, कुरुक्षेत्र, करनाल, सिरसा या पानीपत में पेहवा मेला। और इसका जो संबंध है ये कुरुक्षेत्र से है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट आ जाता है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार की मान्यता दी जाती है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य, पत्रकारिता, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन। तो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है तो यह है साहित्य और पत्रकारिता। इसका आरंभ अमेरिकी प्रकाशक हैं जोसेफ पुलित्जर, तो इन्होंने किया था वर्ष 1917 में। तो इन्हीं के नाम पर है ये भी पुलित्जर, जोसेफ पुलित्जर ये इनका पूरा नाम था। तो 1917 में यह किया था। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट आ जाता है किस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 वर्गमूल 3 है सेंटीमीटर है, इसकी परिवृत्त के क्षेत्र का इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात कितना होगा। इसका जो अनुपात है ये रहेगा 4:1 का। इसके बाद आ जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित नगर, कौन सा, गुरुग्राम, फतेहाबाद, अमरोहा या हिसार। फिरोज शाह तुगलक और इनके द्वारा जो बसाया गया था ये फतेहाबाद है। इसकी जो स्थापना जो है 23 अगस्त 1351 को अपने पुत्र के जन्म के अवसर पर की थी। नेक्स्ट आ जाता है जब कहीं कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे कहेंगे हम सुदूर संचार नेटवर्क, आरसीएन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन या वैल्यू एडेड नेटवर्क वैन। तो उसको क्या कहा जाता है, जब कहीं कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क उसको कहा जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जो लोकसभा है इसकी कितनी सीटें हैं, 8, 9, 10 या फिर 12। तो लोकसभा की कितनी है, 10, राज्य की कितनी है, 5। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का परिमाप 144 मीटर हो तो क्षेत्र का व्यास कितना होगा। तो कितना होना चाहिए, और ये होगा 56 मीटर, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया गया है। इसके बाद है गुर्दे को रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है, वृक्क धमनी, यकृत धमनी, फुफ्फुस धमनी या ग्रीवा धमनी। तो गुर्दे को रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका और कौन सी है, और ये है जो ऑप्शन 1 में दी गई है, वृक्क धमनी। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।